हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो पेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए इन्हीं को देखा जाता है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने कहा है? तो यह किसके द्वारा दिया गया है? बर्नियर के द्वारा, मानुची के द्वारा, राल्फ चीफ के द्वारा, हॉकिंस के द्वारा। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों क्या हैं? लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राल्फ फिच के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? राल्फ फिच के द्वारा कहा गया था। राल्फ फिच यह अकबर के दरबार में आया था। क्या था? यह अंग्रेजी यात्री था। ये जो है अकबर के दरबार में आया था। यह कौन था? अंग्रेजी यात्री। राल्फ फिच जो था यह अंग्रेजी यात्री था। ये जब आया था तो फतेहपुर सीकरी से बड़ा था। क्या था? फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों शहर क्या थे? लंदन से बड़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मूरो देश की यात्रा इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मूरो अर्थात मोरक्को देश के यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता कहाँ का था? तो यह मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को का। कहाँ था? यह मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का था। तो यह किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह जो है भारत आया था। किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इब्न बतूता जो है यह उत्तरी अमेरिका से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कहाँ पर? दिल्ली पहुँचा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह दिल्ली पर पहुँचा और यह जो है यहाँ पर क्या किया गया? इनके दरबार में काजी नियुक्त किया गया था। क्या? इब्न बतूता को क्या किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में क्या किया गया था? काजी नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता की महत्वपूर्ण पुस्तक एक है, तो कौन सी पुस्तक है? रेहला क्या है? इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता बगल में जूता, इन्हीं के द्वारा जो है रेहला किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो चलिए अगला देखते हैं। हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग जो आया था यह किसके द्वारा भेजा गया था? ताई सुंग के द्वारा, तुंग कुआन के द्वारा, कुएन बू के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो है क्या था? एक चीनी यात्री था। हुएनसांग क्या था? एक चीनी यात्री था। हुएनसांग क्या था? यह एक जो है चीनी यात्री था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? सी यू की। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? सी यू की जो है किसके द्वारा लिखी गई है? हुएनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? सी यू की इसका लिखे गया है। ये हुएनसांग जो है क्या था? एक राजकुमार था। हुएनसांग को यात्रियों का क्या कहा जाता था? राजकुमार। इसे जो है यात्रियों का क्या कहा जाता था? राजकुमार कहा जाता था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? सी यू की इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थे। कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर यह शिक्षा प्राप्त की थी। यह किसके? चीन में किसका शासक था जब ये आया था भारत? तो सुंग वंश, ताई सुंग वंश का शासक था। अगर पूछा जाए तो शासन किस समय था उसका? तो यह दूत नहीं था। तो यह जो है एक बौद्ध भिक्षुक था। इन्होंने क्या किया था? बौद्ध भिक्षुक अर्थात
भारत का भ्रमण करने के लिए आया था। तो वहाँ पर किसका शासक था? ताई सुंगुआ के शासक वहाँ पर था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है ह्वेनसांग जो है ह्वेनसांग ने किसी दूत के रूप में नहीं आया था, बल्कि यह वैध भिक्षुक के रूप में भारत भ्रमण करने आया था। तो यह क्या कह रहा था? राजदूत था। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन यजुर्वेद संहिता है? तो वाजस्नेयी है, मैत्रेयी है, तैत्तिरीय है, काष्ठक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? वाजस्नेयी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाजस्नेयी। यह यजुर्वेद का क्या है? एक कर्मकांडी वेद है। क्या है यह? यजुर्वेद का एक कर्मकांडी वेद है। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो था उसे क्या कहा जाता है? वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। तो शुक्ल वेद को क्या कहा जाता है? वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। चलिए अगर यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? अर्धयायु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्धयु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्धयु कहा जाता था। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? अर्धयु कहा जाता था। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में है? चौरी चौरा किस जनपद में है? देवरिया में है, गोरखपुर में है, कुशीनगर में है, महाराजगंज में। तो चौरी चौरा किस जनपद में है? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय जो है जनता क्या हो गई थी? आक्रोशित हो गई थी और भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। क्या किए थे? 22 जवानों के अंदर, थाने के अंदर ही 22 जवानों को जिंदा जला दिए थे। इस घटना से महात्मा गांधी को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। कब? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 1922 को। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी में जो है गांधी जी को बहुत आहत पहुंचा, तो 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। कब कर दिए थे? 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो समाप्त कब हुआ था? 1922 में से समाप्त कर दिया। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एम.जी. रनाडे थे, अनंत पटवर्धन थे, जी.के. गोखले थे, बी.जी. तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी.के. गोखले थे। कौन थे? ये महात्मा गांधी जी के गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल
कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में। 1905 में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। ये क्या थे? महात्मा गांधी के गुरु भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यह जो है कितना? लगभग 46.8% पाया जाता है। कितना? 46.8%। ठीक है, 46.8%। सिलिकॉन की बात किया जाए तो यह लगभग 27% पाया जाता है। 27.72%। सिलिकॉन को 72% पाया जाता है, अर्थात 27.72% पाया जाता है। एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम जो है 8.13 पॉइंट पाया जाता है। लोहा की बात की जाए तो 5% पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑक्सीजन, जो कि कितना? 46.8% पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बाण सागर परियोजना स्थित है। रिहंद नदी पे है, सोन नदी पे है, कन्हार नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। तो कहाँ पर है बाण सागर परियोजना? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पर है? सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है जल शक्ति का उत्पादन करना था। क्या था? जल शक्ति का उत्पादन। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह क्या है? यह परियोजना जो है इससे उत्तर प्रदेश, कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाण सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सोन नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। भंवर कहलाती है, बांगर कहलाती है, खादर कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो है बांगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। बांगर वह ऊंचा भाग होता है जहाँ नदियों की बाढ़ से जल नहीं पहुँचता है। जहाँ जो है नदियों की बाढ़ से जल नहीं पहुँचता है। यह पुरानी जड़ोर मिट्टी द्वारा ही बना होता है। कैसे बना होता है? पुरानी जड़ोर मिट्टी के द्वारा ही बना होता है। इसमें किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें जो है कैल्शियम। किसकी प्रचुरता होती है? कैल्शियम। इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। खादर जो है, खादर किसे कहते हैं? खादर जो है यह वह निचला भाग है जहाँ नदियों का पानी जो है प्रतिवर्ष जल पहुँच जाता है। नदियों की बाढ़ से जो है जल प्रतिवर्ष पहुँच जाता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ के क्या होता है? ये नवीन मिट्टी लेकर यहाँ जो है जमा हो जाती है। क्या होती है? प्रतिवर्ष जो है बाढ़ आता है और यहाँ पर नई मिट्टी आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? जड़ोर खादर का निर्माण होता है। क्या होता है? जड़ोर खादर का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो कौन सबसे कम नगरीकृत है? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है,
दादर एवं नगर हवेली है, पांडुचेरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है, यह जो है क्या है, सबसे कम नगरीकृत है। तो क्या है, तो यह सबसे कम नगरीकृत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट है, मूंगफली है, ज्वार है, गन्ना है। तो नकदी फसल में कौन नहीं आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो फसलों को जो है, फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भागों में बांटा गया है? तो कौन से 2 भागों में बांटा गया है? एक खाद्यान्न फसल होती है। कौन सी होती है? खाद्यान्न फसल होती है। और दूसरा क्या होती है? खाद्यान्न फसल होती है। दूसरा नकदी फसल होती है। क्या होती है? नकदी फसल। तो दूसरा क्या होती है? नकदी फसल। खाद्यान्न फसल में कौन कौन से आते हैं? इसमें गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, दाल आदि क्या होते हैं? खाद्यान्न में आते हैं। जबकि नकदी फसल के अंदर क्या आते हैं? जूट, मूंगफली, गन्ना, सरसों, कपास, आलू, चाय इत्यादि क्या होते हैं? नकदी फसल होते हैं। तो नकदी फसल नहीं है। तो कौन सा इसमें से नकदी फसल नहीं है? तो अर्थात खाद्यान्न फसल कौन कौन सी होती है? गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, दाल आदि क्या होते हैं? ये खाद्यान्न फसल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वार क्या है? यह जो है खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है? ज्वार जो है खाद्यान्न फसल है। बाकी ये सब क्या है? नकदी फसल। जूट हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सरसों हो गया, कपास हो गया, आलू हो गया, चाय हो गया, ये सब क्या आते हैं? नकदी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। तो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग कैसे होता है? इंटरनेट बैंकिंग में होता है, क्रेडिट कार्ड में होता है, बैंक में बचत खाता में, और बैंक में चालू खाता में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड में। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है? तो क्रेडिट कार्ड में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? तो या किस सूचकांक पर आधारित होते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर है, थोक मूल्य सूचकांक पर है, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति की दरें जो है थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। मुद्रास्फीति की दरें किस पर आधारित होती हैं? तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामले में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? नाबार्ड होता है, SBI होता है, RBI होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सब कमेंट करके बताएंगे नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? SBI बैंक की स्थापना कब हुई है? और RBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आप सब कमेंट करके बताएंगे। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई और SBI बैंक की स्थापना कब हुई, RBI बैंक की स्थापना कब हुई? आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो इन सब का स्थापना कब हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सलाहकार कौन होता है? तो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके स्थापना की बात किया जाए तो आप सब कमेंट करके बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 है, 1995 है, 2000 है, 1993 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 में किया गया था। संविधान के 73वें संविधान संशोधन, कौन से? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 73वें संविधान संशोधन में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो किस अनुसूची में दिया हुआ है? केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस में दिया गया है? 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 7वीं अनुसूची में जो है को अगर बात किया जाए संघ सूची एक आती है, कौन सी? संघ सूची। इसमें जो है कितने विषय हैं? इसमें 100 विषय हैं। किसमें? 100 विषय हैं। मूलतः की बात किया जाए तो मूलतः कितने हैं? 97 हैं। इसमें कितने? संघ सूची में 100 विषय हैं। मूलतः की बात किया जाए तो मूलतः 97 हैं। कानून बनाने का अधिकार इसमें क्या है? केंद्र को है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। तो इसमें कौन सी है? केंद्र को है। अगर राज्य सूची की बात किया जाए तो राज्य सूची की बात की जाए तो इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय हैं। मूलतः की बात किया जाए तो मूलतः जो है 66 हैं। मूलतः कितने हैं? 66 हैं। इसमें जो है राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। किसको? इसमें जो है राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा क्या हो जाता है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में जो है 52 है। कितने हैं? 52। मूलतः की बात किया जाए तो मूलतः 47 हैं। कितने? मूलतः 47 हैं। और वैसे कितने हैं? 52 हैं। इसमें जो है राज्य एवं केंद्र दोनों जो है कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती 7वीं अनुसूची में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। मूलतः की बात किया जाए तो 97 हैं। इसमें क्या है? केंद्र सरकार जो है कानून बनाने का अधिकार किसमें है? संघ सूची में। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। इसमें कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। मूलतः की बात किया जाए तो 66 है। समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें विषय की बात किया जाए तो कितने? 52 विषय हैं। और मूलतः की बात किया जाए तो मूलतः 47 विषय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो अनुच्छेद 38 में है, अनुच्छेद 39A में, अनुच्छेद 45 में है, अनुच्छेद 43A में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43A में है। किस में है? अनुच्छेद 43A में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन की भागीदार सुनिश्चित की गई थे? तो अनुच्छेद 43A के द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या प्रदान करता है? भारत जो है राज्यों का एक संघ घोषित करता है, एक संघात्मक राज्य घोषित करता है,
एक एकात्मक राज्य घोषित करता है, एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य का एक संघ घोषित करता है। क्या होता है? भारत जो है क्या है? राज्यों का समूह है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है। इंडिया क्या है? जो कि भारत है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अभी यह कुछ चर्चाओं में भी चल रहा था। इंडिया जो कि एक भारत है, यह राज्यों का संघ होता है। क्या होता है? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का क्या है? यह संघ है। तो क्या होता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि इंडिया एक जो कि भारत है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ, स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा, जिसका यह स्पष्ट होता है कि संघ राज्य किसी प्रकार के राज्यों से पारंपरिक समझौते पर परिमाण न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक नहीं होने का अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह पक्का पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? तो खसरा है, रेबीज है, पीलिया है, क्षय रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु जनित रोग नहीं है। इसमें से एक विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षय। क्षय को रोग के क्या कहते हैं? तपेदिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तपेदिक भी कहा जाता है। क्षय रोग को क्या कहते हैं? तपेदिक। इसी को तपेदिक रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तपेदिक रोग भी कहा जाता है। इसे आम भाषा में टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। इसका 3 नाम हो गया, क्षय रोग हो गया, तपेदिक रोग हो गया और टीबी एक ही कहा जाता है। यह जो है बीमारी जानलेवा बीमारी होती है। कौन सी होती है? जानलेवा बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो क्षय रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। बाकी या खसरा, रेबीज, पोलियो, ये सब क्या है? विषाणु जनित रोग है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 है, 46 है, 44 है, 42 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। अर्थात क्या होता है? 23 जोड़े। 46 अर्थात कितने? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े या तो 46 होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर गुणसूत्रों की बात किया जाए, गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य जो है वह क्या है? एक लिंगी जीव है। क्या है? मनुष्य एक लिंगी जीव है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया 46 या 23 जोड़े। तो चलिए अगला देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है, निकल के रूप में पाया जाता है, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, नाइट्राइट के रूप में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइड के रूप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एमाइड के रूप में पाया जाता है। इसमें लमसम कितना? 46% जो है 46% नाइट्रोजन। कितना? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो क्या है? दाने के रूप में होता है। इसके साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट भी मिला होता है। क्या मिला होता है? अमोनियम। इसके साथ क्या मिला होता है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम
नाइट्रेट भी मिला होता है। अमोनियम नाइट्रेट भी मिला होता है। यह क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। तो अगर इसके सूत्र की बात की जाए, इसका सूत्र क्या होता है? CO कोष्टक में NH2 कोष्टक बंद 2। तो इसका सूत्र क्या होता है? CONH2 और कोष्टक बंद 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, एमाइड इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, विटामिन के द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो यह जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। दूध में जो है सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते हैं, जिसके कारण दूध में क्या होती है? किण्वन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया आरंभ होती है, जिसमें क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होना लगता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। क्या होता है? मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, संसंजन बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्री बल के कारण। किसके कारण होता है? अपकेंद्री बल के कारण जो है मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्री बल है। अपकेंद्री बल क्या होता है? एक जड़त्वीय बल होता है। क्या होता है? जड़त्वीय बल होता है। अपकेंद्री बल क्या होता है? एक जड़त्वीय बल होता है। इसकी दिशा जो है अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है। किसके विपरीत होती है? अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो कपड़ा सूखने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्री बल होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत की खोज किसकी कृति है? तो भारत की खोज किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जवाहरलाल नेहरू की है, सुभाष चंद्र बोस की है, महात्मा गांधी की है। भारत की खोज यह पुस्तक किसके की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की खोज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू के है। क्या है? जवाहरलाल नेहरू के है। इनकी एक और है मेरी कहानी। मेरी कहानी किसकी है? यह भी जवाहरलाल नेहरू की क्या है? आत्मकथा है। यह क्या है? आत्मकथा। मेरी कहानी जो है आत्मकथा है। किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की जो है यह जो है आत्मकथा है। चलिए अगला देखते हैं। अगर महात्मा गांधी की बात की जाए, महात्मा गांधी की पुस्तक क्या नाम है? हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज है। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज है। और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास है। सत्य का प्रयोग जो है इनकी क्या है? आत्मकथा है। अगर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की कौन सी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की जो है इनकी पुस्तक कौन सी है? भारत का संघर्ष। भारत का संघर्ष यह किसकी पुस्तक है? तो यह जो है भारत का संघर्ष किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की है। यह जो है इनकी क्या है? एक आत्मकथा है जो कि पूर्ण है। और इनकी एक है एक भारतीय यात्री। इनकी एक पुस्तक और है, एक भारतीय यात्री। यह जो है क्या है? अपूर्ण है। यह इसको जो है पूर्ण नहीं कर पाए हैं। एक भारतीय यात्री जो है यह इनकी अपूर्ण आत्मकथा है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। भारत की खोज किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। आप सब कमेंट कर बॉक्स में बताएंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुस्तक कौन सी है और उसे नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, तो कब किया गया था? आप सब कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। 2 जुलाई 2015 को, 21 जून 2015 को, 1 जुलाई 2015 को, 14 जुलाई 2015 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 जून 2015 को कब मनाया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को जो है पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस शहर में स्थित है? तो कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस शहर में स्थित है? झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीठम झील जो है कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। यहाँ पर जो है एक पक्षी विहार है, क्या है? सूर सरोवर। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? यह भी आगरा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर कौन से सूर सरोवर झील भी स्थित है? कौन सी? सूर सरोवर पक्षी विहार। क्या है? सूर सरोवर पक्षी विहार भी कहाँ पर है? आगरा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार यह कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस शहर के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आगरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दार्जिलिंग है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, कोचीन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1954 में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह है, 3 माह है, 5 माह है, 6 माह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 माह है। अगर सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की बात किया जाए तो उनकी कितना है? 7 दिन है। सरकारी सदस्यों की बात किया जाए तो उनको जो है 7 दिन का समय मिलता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों को जो है 1 माह का समय मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, नई दिल्ली में है, अवध में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है अलाई दरवाज़ा? नई दिल्ली में स्थित है। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर है, 2 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 5 दिसंबर है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आप सब पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।